डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले 2 क्लास में हमने फलनों के संयोजन के बारे में विस्तृत चर्चा करी। प्रश्नमाला 1.1 के सारे प्रश्न हल किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नमाला 1.2 जो है वो है प्रतिलोम फलन। जब हमने फलनों का संयोजन परिभाषित किया उस समय हमारे दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए था कि f का संयोजन क्या किसी फंक्शन g के साथ इस प्रकार से किया जा सकता है कि हमें उत्तर में तत्समक फलन मिले। क्या मतलब हुआ, थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। मान लीजिए f एक फलन है a से b में, i एक फलन है कहाँ, a से a में। इसको आप जानते हो, यह तत्समक फलन है। यह क्या करता है, i जब भी किसी अवयव पर लगाया जाता है तो यह उत्तर में वही अवयव देता है। इसको हम तत्समक फलन बोलते हैं, आपको पता है, तत्समक फलन। तो मेरा प्रश्न है कि f का संयोजन किसके साथ किया जाए ताकि उत्तर में यह तत्समक फलन मिले, और यदि ऐसा कोई फलन g हम ढूंढ पा रहे हैं तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो स्पष्ट है कि तत्समक फलन का a से a में परिभाषित होने के लिए g का सहप्रांत a होना चाहिए, और फलनों का संयोजन परिभाषित होने के लिए हमें पता है कि f का सहप्रांत और g का प्रांत दोनों समान होने चाहिए। इसका मतलब g कहां से कहां परिभाषित होना चाहिए, b से a में। यदि g b से a में इस प्रकार से परिभाषित है कि वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि g f का प्रतिलोम फलन है। स्पष्ट है। चलिए, तो हमने अपने आप से एक प्रश्न किया कि f का संयोजन किसके साथ किया जाए, कौन से फलन के साथ किया जाए कि उत्तर में तत्समक फलन मिले, और यदि ऐसा कोई फलन हम ढूंढ पा रहे हैं तो वो फलन f का क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि माना f कोई एकेकी आच्छादक फलन हो, तो यदि f इनवर्स इस प्रकार से हो कि मान लीजिए fx जो है, x इमेज ऑफ f जो है वो y है, तब x बराबर f इनवर्स y होगा। समझ रहे हो। तो f जो है वो a से b में परिभाषित एक फलन है। किस प्रकार से कि fx बराबर y है, ये x कहाँ है, a में, ये y कहाँ है, b में। तब यदि हम एक दूसरा फलन f इनवर्स इस प्रकार से ढूंढ पा रहे हैं b से a में, किस प्रकार से कि f इनवर्स y जो है वो कितना हो, x हो। मतलब x पर f लगाएं तो y मिले, और y पर f इनवर्स लगाएं तो x मिले। इस स्थिति में ये दोनों फलन f और f इनवर्स क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होंगे। तब f व f इनवर्स एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिलोम फलन होंगे। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि f का एकेकी और आच्छादक होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर f एकेकी नहीं है तो इस स्थिति में किसी प्रतिबिंब के एक से ज्यादा बिंब हो सकते हैं। उस स्थिति में f इनवर्स परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि y या b इस प्रकार से है कि f a भी b है और f a1 और a2 दोनों क्या हैं, b है। इस स्थिति में जब मैं f इनवर्स b निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, दो अवयव मिलेंगे, a1 और a2।
लेकिन एफ इनवर्स के फलन होने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक बिंब का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, जो कि यहां पर नहीं है। इसलिए एफ का एकेकी होना आवश्यक है। क्लियर? यदि एफ एकेकी नहीं होगा तो एफ इनवर्स परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है। आच्छादक होना क्यों आवश्यक है? आच्छादक होना इसलिए आवश्यक है कि मान लीजिए कि आच्छादक होना क्यों आवश्यक है, तो मान लीजिए बी इस प्रकार से है कि किसी भी ए के लिए प्रत्येक ए जो कि ए में है के लिए एफ ए जो है उनमें से कोई भी बी नहीं है, उनमें से कोई भी बी नहीं है। तब क्या होगा इस स्थिति में? जब आप एफ इनवर्स बी निकालेंगे तो हमें यह रिक्त समुच्चय मिलेगा, है ना, फाई। कोई भी अवयव इसमें नहीं आएगा क्योंकि बी किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। तो इस स्थिति में जब आप एफ इनवर्स के अंतर्गत बी के प्रतिबिंब निकालोगे तो कोई भी अवयव नहीं मिलेगा। इसका मतलब एफ इनवर्स बी क्या होगा? रिक्त। और यदि यह रिक्त है तब भी हमारे पास कुछ अवयव ऐसे हैं एफ इनवर्स के प्रांत में, एफ इनवर्स के प्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं जिनका कोई प्रतिबिंब नहीं मिला। इसका मतलब एफ इनवर्स एक फलन नहीं है। तो एफ इनवर्स के फलन होने के लिए यह आवश्यक है कि एफ एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। एकेकी नहीं होगा तो भी फलन नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा तो भी फलन नहीं होगा एफ इनवर्स। क्लियर? तो यह परिभाषा है कि एफ यदि कोई एकेकी और आच्छादक फलन इस प्रकार से हो कि y बराबर एफ एक्स है, ठीक है, तब हम यदि ऐसा फलन परिभाषित कर पा रहे हैं कि x बराबर एफ इनवर्स y हो उस फलन के अंतर्गत, तो इस स्थिति में इस f हम क्या कहेंगे? f का प्रतिलोम फलन कहेंगे। क्लियर? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। f एक फलन है r से r में, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। आपसे पूछा गया है कि f इनवर्स 8 कितना। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे? हमें पूछा गया है कि f इनवर्स 8 कितना, तो मान लिया कि f इनवर्स 8 जो है यह किसी x के बराबर है। हमारे पास कोई x है जिसको जब हम f में रखते हैं तो इसका मान 8 हो जाता है। इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं 8 बराबर कितना? fx। इसका मतलब fx क्या है? fx है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और ये किसके बराबर है? 8 के। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर कितना है? 0। क्या हल हुए इस समीकरण के? द्विघात समीकरण के हल क्या हुए? गुणनखंड बताओ। तो ये हुए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -5 प्लस माइनस 25 में से 4 गए अंडर रूट 21 बटा 2। तो हमारे पास 2x ऐसे आए जिनके लिए f इनवर्स fx कितना है? 8 है। क्लियर? तो हमारे पास f इनवर्स 8 कितना आया? हमारे पास f इनवर्स 8 आया -5 माइनस अंडर रूट 21 बट्टा 2 और -5 प्लस अंडर रूट 21 बट्टा 2। तो एक से ज्यादा प्रतिबिंब आ रहे हैं, इसलिए f इनवर्स एक फलन नहीं है। इसके बाद इसी प्रश्न में हमें यह पूछा है कि f इनवर्स 9 बराबर कितना। तो f इनवर्स 9
निकालने के लिए माना उसी प्रकार से हल करेंगे। एफ इनवर्स 9 बराबर कितना x, इसका मतलब एफ एक्स बराबर कितना 9, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर कितना 9, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना 0, x बराबर कितना 0,-5। सही है। तो हमारे पास यहां पर भी दो हल आ रहे हैं, इसलिए f इनवर्स 9 बराबर क्या बना, समुच्चय 0 और -5 का। क्लियर। तो इस प्रकार से हम किसी दिए गए अवयव के लिए प्रतिलोम का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह तो हुआ किसी अवयव की बात। यदि हमें प्रतिलोम फलन ही पूछ लिया जाए, किसी फलन के लिए प्रतिलोम फलन के बारे में ही पूछ ले, तब कैसे करेंगे? तो प्रश्नमाला का पहला प्रश्न देखते हैं। ए जो है वो एक फलन है, समुच्चय है 1 2 3 4, और बी जो है वो एक अन्य समुच्चय है ए बी सी और डी। हमें पूछा गया है पहले प्रश्न में कि ए से बी में 4 एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए और उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो एक मैं कर देता हूं, बाकी 3 आप करने का प्रयास करें। जैसे ए समुच्चय जो है वो 1 2 3 4 है, और बी समुच्चय जो है वो ए बी सी और डी है। हमें एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित करना है, मतलब यहां से कोई भी अवयव एक से ज्यादा बार एक से ज्यादा इमेज नहीं बनाएगा, और यहां पर कोई भी अवयव एक से ज्यादा बार हिट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जैसे मानिए कि B 2 बार हिट हुआ, तो इस स्थिति में यह फलन एकेकी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि कोई अवयव बचा रह जाए। अगर कोई अवयव बचा रह गया तो इसका मतलब फलन कैसा नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो प्रत्येक अवयव हिट होना चाहिए और एक बार हिट होना चाहिए, इस प्रकार से। तब यह फलन f जो है यह एकेकी आच्छादक होगा a से b में। और यदि f एकेकी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फलन b से a में होगा। किस प्रकार से? a b c d 1 2 3 4। तो a किससे हिट हुआ? 3 से। तो अब f इनवर्स में a किसे हिट करेगा? 3 को। B किससे हिट हुआ था? 2 से। तो B वापस किसे हिट करेगा? 2 को। C 1 से, तो C 1 से, और D 4 से। तो यह इस फलन का प्रतिलोम फलन हुआ। क्लियर। इसी प्रकार से आपको 3 फलन और परिभाषित करने हैं और उनके प्रतिलोम फलन बताने हैं। तो आशा है कि आप कर पाएंगे। सही है। कैसे भी आप बना सकते हैं। जैसे मानिए ये आपका A है, 1 2 3 4, A B C D। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि इधर कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, और साथ में केवल एक बार हिट होना चाहिए। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे ये सीधा सीधा, ये भी एक एकेकी आच्छादक फलन है। इसी प्रकार से आपको अन्य फलन परिभाषित करने हैं और उनको हल करना है। ठीक है, तो आप कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो क्या है? दूसरा प्रश्न है कि f R से R में है। किस प्रकार से है कि fx बराबर x³ - 3 है। हमें सिद्ध करना है कि f इनवर्स विद्यमान होगा, है ना। f इनवर्स का सूत्र ज्ञात करना है। पहली बात, f इनवर्स विद्यमान है, यह सिद्ध करना है। उसके बाद दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि f इनवर्स का सूत्र क्या है।
फिर तीसरे भाग में हमें पूछा है कि एफ इनवर्स 24 व एफ इनवर्स 5 ज्ञात करो। ये तीन बातें हमें इस प्रश्न में पूछी गई है। तो एफ इनवर्स विद्यमान होने के लिए हमें पता है कि एफ कैसा होना चाहिए, एफ एक ही आच्छादक होना चाहिए। इसलिए हमें एफ इनवर्स विद्यमान है ये बात सत्यापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि ये एफ जो है ये कैसा है, एक ही आच्छादक है। तो हम सिद्ध करें, सबसे पहले एक ही सिद्ध करें। माना एफ ए और एफ बी बराबर है, मतलब हमारे पास दो अवयव हैं ए और बी जिनके प्रतिबिंब समान बन रहे हैं एफ के अंतर्गत। इस स्थिति में क्या होगा कि ए क्यूब माइनस 3 और बी क्यूब माइनस 3 दोनों क्या होंगे, बराबर। क्लियर। तो इस स्थिति में हमें मिलेगा कि ए क्यूब बराबर है बी क्यूब, परंतु हम जानते हैं कि ए क्यूब और बी क्यूब यदि समान हैं तो यह केवल तभी संभव है जब ए और बी बराबर हो, है ना। तो इसका मतलब ये ए और बी अलग अलग नहीं होकर समान है, इसलिए एफ कैसा है, एफ एक ही है। क्लियर। अब हम सिद्ध करें आच्छादक। चलिए, तो आच्छादक होने के लिए मान लीजिए बी कोई वास्तविक संख्या है सह प्रांत में। इस स्थिति में यदि एफ ए बराबर बी है तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस 3 बराबर बी मिलेगा। इसका मतलब ए क्यूब बराबर बी प्लस 3 होगा। इसका मतलब ए बराबर क्यूब रूट ऑफ बी प्लस 3 होगा। सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी प्लस 3 की पावर 1/3। तो क्या ए वास्तविक संख्या है, क्या ए प्रांत में है? जी हां, बिल्कुल। बी एक वास्तविक संख्या है। जब हम उसमें 3 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें b प्लस 3 भी एक वास्तविक संख्या मिलेगी। और उसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल किसी वास्तविक संख्या का घनमूल भी वास्तविक होता है। इसका मतलब यह संख्या निकाली जा सकती है, और यह संख्या निकाली जा सकती है तो यह जो कुछ भी है वो कहाँ है, प्रांत में है। इसका मतलब प्रत्येक सह प्रांत के अवयव के लिए प्रांत में हमारे पास कोई ना कोई अवयव विद्यमान है। इसलिए f कैसा होगा, f आच्छादक होगा। अच्छा, यहां से हम हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। हमारे दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए a क्या होगा, f इनवर्स x बराबर कितना आएगा, f इनवर्स x हमारे पास यहां से आ जाएगा x प्लस 3 की पावर 1/3। क्यों? अगर f a बराबर b है तो इसका मतलब a बराबर क्या होगा, f इनवर्स b। तो b की जगह अगर मैं x लिखूं तो f इनवर्स x, तो इस सूत्र में भी मुझे b की जगह x लिखना होगा। तो f इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर 1/3। तो ये मेरे पास सूत्र हो गया b का। तो ये उत्तर हुआ पार्ट b का। c पार्ट के लिए हमें निकालना है f इनवर्स 24। तो मैं क्या करूं, x की जगह सूत्र में कितना लिख दूं, 24। तो 24 प्लस 3 की पावर 1/3 मतलब 27 की पावर 1/3 मतलब 3। और क्या निकालना है, f इनवर्स 5 मतलब 5 प्लस 3 की पावर 1/3 मतलब 8 की पावर 1/3 बराबर 2। तो f इनवर्स 24 कितना है, 3, और f इनवर्स 5 कितना है, 2। सही है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 भी इसी प्रकार की है, इसी तरीके का प्रश्न है।
उम्मीद है आप हल कर लेंगे। मैं प्रश्न लिख देता हूं बोर्ड पर, आप उसको हल करने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है कि f जो है वो R में एक फलन है। किस प्रकार से? दो तरीके के फलन दिए हैं, अलग अलग प्रश्न है। यदि fx बराबर 2x माइनस 3 हो और दूसरी स्थिति में fx बराबर x क्यूब प्लस 5 हो, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान है। और f इनवर्स का सूत्र याद कीजिए। तो अभी अभी हमने देखा कि f इनवर्स विद्यमान होने के लिए हमें दिखाना होता है कि f कैसा है, एकेकी और आच्छादक है। तो आपको बस इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये दिखा देना है कि f एकेकी और आच्छादक है। और जब आप आच्छादक दिखाएंगे तो उसी समय आपके पास f इनवर्स का सूत्र भी निकल आएगा। तो आपसे आशा है कि आप इस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज आपका होमवर्क। तो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 5 7 9 और c बराबर 7 23 47 और 79। f a से b में इस प्रकार से है कि fx बराबर 2x प्लस 1। g b से c में इस प्रकार से है कि gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। हमें ZOF इनवर्स ज्ञात करना है और f इनवर्स OZ इनवर्स ज्ञात करना है। ये दोनों फलन हमें ज्ञात करने हैं। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि f a से b में एक फलन है। a से b में f किस प्रकार से परिभाषित है कि 1 2 3 4 3 5 7 9। तो f1 कितना आएगा? 2 एकम 2 और 1 3। तो f1 कितना आएगा? 3। f2 कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 दूनी 8 और 1 9। क्योंकि fx क्या है? fx है 2x प्लस 1। तो x की जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, इसी तरह 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये हमारा f आया। g क्या है? g b से c में है। 3 5 7 और 9, 7 23 47 और 79। gx क्या है? gx है x स्क्वायर माइनस 2। तो जब 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 7, 5 रखेंगे तो 25 माइनस 2 23, 7 रखेंगे तो 49 माइनस 2 47 और 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 79। तो ये हमारा क्या है? जी। तो संयुक्त फलन हम निकाल सकते हैं a से c में। कौन सा? 1 2 3 4 7 23 47 और 79। कौन सा संयुक्त फलन होगा? GOF। GOF में हम देख रहे हैं 1 से 3, 3 से 7, तो 1 से 7।
इसी तरह 2 से 23, 3 से 47 और 4 से 79, 2 से 5, 5 से 23, 3 से 7, 7 से 47, तो 3 से 47। तो इस तरीके से हम ZOF निकाल सकते हैं। तो C से A में GOF का इन्वर्स परिभाषित किया जा सकता है 7, 23, 47 और 79, 1, 2, 3, 4, 1 से 7 तो 7 से 1, 2 से 23 तो 23 से 2, 3 से 47 तो 47 से 3 और 79 से 4। चलिए, तो ये हमारे पास क्या आया, ZOF का इन्वर्स। चलिए, अब हम F इन्वर्स की बात करें तो F इन्वर्स B से A में निकाला जा सकता है। 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, तो 1 से 3 तो यहाँ पर 3 से 1, 2 से 5 तो यहाँ 5 से 2, 3 से 7 तो यहाँ 7 से 3 और 4 से 9 तो यहाँ 9 से 4। इसी तरह यहाँ पर Z इन्वर्स निकाला जा सकता है C से B में 7, 23, 47, 79, 3, 5, 7, 9। क्लियर? तो हम F इन्वर्स और Z इन्वर्स का संयोजन करके क्या निकाल सकते हैं, F इन्वर्स ओ Z इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये कहां से कहां होगा, तो ये वाला क्या है, ये वाला है Z इन्वर्स। तो F इन्वर्स और Z इन्वर्स कहां से कहां होगा, C से A में। कितना होगा, तो C क्या है 7, 23, 47 और 79, A क्या है 1, 2, 3, 4, 7, 1, 23, 2। देखिए 7 से 3 फिर 3 से 1, तो 7 की इमेज क्या बनी 1, 7 से 1। फिर 23 से 5 और 5 से 2, तो 23 की इमेज क्या बनी 2। 47 से 7 और 7 से 3, तो 47 की इमेज क्या बनी 3। और फिर 79 से 9 और 9 से 4, तो 79 से 4। तो ये हमारे पास ZOF इन्वर्स आया। ZOF इन्वर्स क्या आया कि साहब 7 की इमेज 1 है, 23 की इमेज 2 है, 47 की इमेज 3 है और 79 की इमेज 4 है। ये हमारे पास आया क्या, ZOF का इन्वर्स। क्लियर? 7, 1, 23, 2, 47, 3 और 79, 4। फिर F इन्वर्स और Z इन्वर्स क्या आया, ये आया 7, 1, 23, 2, फिर 47, 3 और 79, 4। तो यही हमें ज्ञात करने थे क्रमित युग्मों के रूप में ZOF का इन्वर्स और F इन्वर्स और Z इन्वर्स हमें ज्ञात करने थे। तो ये हमारे क्या हो गए सॉल्यूशंस। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न इजी है, 5वां। पांचवा प्रश्न है, F R से R में परिभाषित है किस तरीके से कि Fx बराबर Ax प्लस B और A शून्य नहीं है, ये दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि F एकेकी और आच्छादक है, F इन्वर्स ज्ञात करना है। तो एकेकी सिद्ध करें। एकेकी के लिए मान लिया कि
एफ एक्स और एफ वाई बराबर हैं माना। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी और ए वाई प्लस बी बराबर है। तो हम b से b कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब ए एक्स और ए वाई बराबर है। फिर हम a जीरो नहीं है इसलिए a को a से कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब x और y बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f कैसा है, एक ही है। फिर आच्छादक की बात करें, आच्छादक, तो मान लीजिए कि y कोई वास्तविक संख्या है, तब y बराबर यदि fx है तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना होगा, ax प्लस b होगा। इसका मतलब x बराबर कितना होगा, y माइनस बी अपॉन a होगा। y कोई वास्तविक संख्या है तो y में से b घटाएंगे तो हमें एक वास्तविक संख्या मिलेगी, और उसमें जब हम a का भाग देंगे तब भी हमें एक वास्तविक संख्या मिलेगी। दिस इंप्लाइज कि x क्या है, x एक वास्तविक संख्या है, और ये हमेशा है प्रत्येक y के लिए। प्रत्येक y के लिए x एक वास्तविक संख्या मिल रही है हमें। इसका मतलब क्या हुआ, प्रांत में कोई भी y का चयन करें उसके लिए प्रांत में हम एक x ढूंढ पा रहे हैं ताकि fx बराबर कितना हो, y हो। इसका मतलब फलन कैसा है, फलन आच्छादक है। इसके बाद हमें इसका इनवर्स का सूत्र लिखना है, तो f इनवर्स x कितना होगा, f इनवर्स x होगा x माइनस बी अपॉन a। क्या करना होता है, यहाँ x का मान निकालने के बाद x की जगह तो आपको लिख देना होता है f इनवर्स x, और y की जगह आपको लिख देना होता है x। क्लियर। यहां से जो भी सूत्र आपको दिया गया है उसको y के बराबर लिखें, हल करके x का मान निकालें, x की जगह लिख दें f इनवर्स x और y की जगह लिख दें x। तो ये हमारे पास f इनवर्स का सूत्र हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है कि f r से r में परिभाषित है और fx बराबर कितना है, cos x प्लस 2। cos x प्लस 2 हमें बताना है कि क्या f इनवर्स विद्यमान है, क्या f इनवर्स विद्यमान है। तो f इनवर्स के विद्यमान होने के लिए हमें पता है कि f का कैसा होना चाहिए, f का एक और आच्छादक होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि cos x बराबर cos 2 पाई प्लस x होता है, हमेशा होता है। इसका मतलब ये जो हमारा फलन है, इसलिए cos x एक ही फलन नहीं है। सही है। यदि cos x एक ही फलन नहीं है तो cos x प्लस 2 भी एक ही नहीं है। सही है। यदि cos x एक ही नहीं है तो cos x प्लस 2 भी 2 पाई अंतराल से पीरियोडिक होगा, इसलिए यह भी एक ही नहीं होगा। और यदि यह भी एक ही नहीं है तो इसका मतलब हम इसको प्रतिलोमित नहीं कर सकते, इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं है। क्लियर। तो ये हमारा उत्तर हुआ। हमें पूछा गया था कि क्या f इनवर्स विद्यमान है, हमने कहा कि जी f इनवर्स विद्यमान नहीं है क्योंकि f एक ही नहीं है। आच्छादक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि f एक ही होता तब हम आच्छादक की जांच करते कि क्या यह आच्छादक है, लेकिन एक ही नहीं है तो आच्छादक की आवश्यकता नहीं रही। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 7वां, एफ ए से बी में परिभाषित है, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट हैं इसके। ए तो क्या दिया है, ए दिया है 0, -1, -3 और 2, और बी दिया है -9, -3, 0 और 6। एफ एक्स बराबर है 3x। ये एक प्रश्न है। दूसरा, ए बराबर 1, 5, 7, 9, बी बराबर 0, 1, 9, 25, 48, 81। एफ एक्स जो है वो है x²। एफ एक्स बराबर x²। तीसरा पार्ट इस प्रश्न का है, a बराबर b बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r, और एफ एक्स जो है वो दिया है x³। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो। एफ इनवर्स क्या होगा यदि विद्यमान है? तो पहले हमें जांच करनी होगी कि ये एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं, उसके बाद हमें उसका सूत्र बताना पड़ेगा। तो एफ, पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए आपके पास है 0, -1, -3 और 2। बी क्या है? बी है -9, -3, 0 और 6। एफ आपने परिभाषित किया। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स बराबर है 3x। तो x की जगह 0 लिखूं तो 0 कहां जाएगा? 0 पर। -1 लिखूं तो -1 × 3 -3, -3 लिखूं तो -9, और 2 3 जा 6। तो हम देख रहे हैं कि B में ना तो कोई अवयव बाकी रहा है जो हिट नहीं हुआ, और ना ही कोई ऐसा अवयव है जो एक से अधिक बार हिट हुआ। इसका मतलब फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, इसलिए इसका प्रतिलोम लिखा जा सकता है। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? इसका प्रतिलोम B से A में होगा एफ इनवर्स, और वो क्या होगा? -9, -3, 0, 6, 0, -1, -3, 2। तो -9 कहाँ जाएगा? -3 पर। -3 कहाँ जाएगा? -1 पर। 0 0 पर, और 6 2 पर। तो हमारे पास एफ इनवर्स क्या आया? एफ इनवर्स आया 0, -0, -9, -3, -3, -1 और 6, 2। ये हमारे पास एफ इनवर्स का सूत्र आया पहले पार्ट में। क्लियर? चलिए दूसरे पार्ट की बात करें। तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, इसी प्रकार से डायग्राम बनाकर देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा पार्ट जो है, ए आपको दिया है 1, 3, 5, 7 और 9। बी आपको दिया है 0, 1, 9, 25, 48 और 81। तो एफ एक्स क्या है? x²। एफ एक्स क्या है? x²। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 यहां नहीं है, 9 का स्क्वायर 81। तो पहली बात यहां पर हम देख रहे हैं कि यह एक फलन नहीं है, f एक फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 एक ऐसा अवयव है जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं बना। क्लियर? इसलिए यहां पर यह f एक फलन नहीं है, तो हम इसके प्रतिलोम फलन की भी बात नहीं कर सकते।
फिर भी यदि हम मान ले कि यहाँ 48 की जगह 49 है, उस स्थिति में भी अगर हम देखें तो 7 का प्रतिबिंब बनने के बाद भी हमारे पास एक अवयव ऐसा बचा रह गया 0, जिसका कोई बिंब नहीं है। इसका मतलब इस अवयव के कारण f जो है ये आच्छादक नहीं है। तो इस स्थिति में भी हम इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं कर सकते। पर फिलहाल हमारे पास यहाँ 48 है, इसलिए f एक फलन ही नहीं है, तो उसके प्रतिलोम फलन की तो बात ही नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पर f इनवर्स विद्यमान नहीं है। क्लियर? चलिए तीसरे पार्ट की बात करें। तो तीसरे पार्ट में चूंकि a और b दोनों के दोनों r हैं, इसलिए हम f इनवर्स परिभाषित कर सकते हैं क्या? तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये एक ही है। तो एक ही दिखाने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि fx और fy बराबर हैं। इसका मतलब x क्यूब और y क्यूब बराबर हैं, लेकिन इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि x और y बराबर है। इसलिए फलन कैसा है? एक ही है, क्योंकि x और y बराबर होंगे तभी उनकी क्यूब समान हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्लियर? आच्छादक दिखाने के लिए हमें मान लेते हैं कि सह प्रांत में कोई अवयव y है। y कहाँ है? सह प्रांत में, b में। b क्या है? b r है, इसलिए y क्या है? एक वास्तविक संख्या। इस स्थिति में यदि fx बराबर y हो तो x क्यूब बराबर y होगा। इसका मतलब x बराबर y की पावर 1/3 होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या x एक वास्तविक संख्या है? जी हाँ, क्योंकि y एक वास्तविक संख्या है तो उसका घनमूल भी वास्तविक होगा, और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि x भी एक वास्तविक संख्या होगी। और चूंकि हमारा प्रांत जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही है, इसलिए प्रत्येक y के लिए जो सह प्रांत में है, हम प्रांत में एक अवयव ढूंढ सकते हैं ताकि fx बराबर y हो। इसका मतलब फलन कैसा है? फलन आच्छादक है। फिर हम इसका सूत्र लिखना चाहें प्रतिलोम फलन का, तो x की जगह हमें लिखना होता है f इनवर्स x और y की जगह हमें लिखना होता है x। तो ये हमारा वो सूत्र हो गया जो हमें ज्ञात करना था, f इनवर्स x का सूत्र। क्लियर? तो इसी के साथ आपकी प्रश्नमाला 1.2 पूरी होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नमाला 1.3 द्विआधारी संक्रिया के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।